हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से दोस्तों आप लोगों को मैक्सिमम 90 से 95% चांस है क्वेश्चन पूछने का। इससे अधिक आपको नहीं पूछ पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला हम लोग थ्योरी के साथ दोस्तों हम लेकर आए, इसको ऑब्जेक्टिव व्यू में ना लेकर ऑन लीनियर में लाए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे भारत का सामान्य जानकारी। तो ठीक है, आइए पहला देखते हैं। करा कि दोस्तों अगर पूछे हम लोग से भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप लोग भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पूछ सकता है कि भारत मान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा, तो 7वां बड़ा देश हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखेंगे दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व क्षेत्रफल का लगभग भारत 2.42% हिस्सा में है। वहीं देखें दोस्तों अगर जनसंख्या देखेंगे तो भारत में लगभग आपको 17.5% दोस्तों जनसंख्या भारत में है। आइए देखते हैं दोस्तों आपको भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई कितनी है और कौन कौन से राज्य लगती है किस देश से। ठीक, तो यहाँ पहला देखेंगे हम लोग दोस्तों बांग्लादेश दिया है। बांग्लादेश तो आपको किस किस राज्य से सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। अगर दोस्तों पूछे बांग्लादेश की सीमा भारत से कितने किलोमीटर लगती है, यानी 40, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 40 96.7 किलोमीटर लगती है। ठीक, सब किलोमीटर चलेगा। यहीं देखें दोस्तों आपको दूसरा हो जाएगा बांग्लादेश चीन। चीन किस किस राज्य से लगता है, तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इसकी लंबाई देखें दोस्तों चीन की कितनी हो जाएगी, यानी आपको 3488 किलोमीटर दोस्तों आपकी सीमा साझा करता है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान आपको किस किस राज्य से, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब हो जाएगा। इसकी दोस्तों सीमा कितनी बड़ी है, पाकिस्तान में 3323 किलोमीटर हो जाएगा आपको। ठीक, तो देखें दोस्तों आपको नेपाल, नेपाल के कितने सीमा राज्य, कौन कौन से राज्यों ने, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इस दोस्तों की लंबाई कितनी हो जाएगी नेपाल के साथ, नेपाल के साथ देखें तो लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, ऊपर आओ। उसके बाद नेपाल के साथ दोस्तों देखें कितना हो जाएगा, यानी 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ हो जाएगी। यहाँ उसके बाद देखेंगे म्यांमार। म्यांमार आपको किस किस राज्य से, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यानी तो नागालैंड से सीमा साझा करती है। इसकी लंबाई दोस्तों देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1643 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखें दोस्तों उसके बाद आपको भूटान, भूटान से आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। इससे दोस्तों इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी भूटान की आपको हो जाएगी 699 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया आपको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र एक राज्य यानी यूटी से दोस्तों आपको लद्दाख से साझा करती है। ये दोस्तों लंबाई कितनी आपको 106 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं भारत से। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही दोस्तों आप लोग को याद रखना है, ठीक है, उससे अधिक नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों देखते हैं करा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा, इंदिरा कौल, जो कहाँ स्थित है आपको जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई देखेंगे दोस्तों कितने, जम्मू कश्मीर आपको दोस्तों अब क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर आपको, यानी अब इसके जम्मू कश्मीर के बदले आपको लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु आपको लद्दाख हो जाएगी। तो इसकी लंबाई दोस्तों पर कितनी डिग्री, यानी 37 डिग्री, इसको लगाते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है क्या है, कन्याकुमारी, यानी तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों आपको कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों आपको भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा आपको, कीबुथु, यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, और इसकी दोस्तों क्या हो जाएगा आपको देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखें आपको भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा, सरक्रिक, यानी गुजरात हो जाएगा। सरक्रिक रेखा यानी गुजरात में, इसको दोस्तों हम लोग गौर माता के नाम से भी जानते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों पूछे भारत का सबसे दूरस्थ यानी सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा आपको, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों मैक-मोहन रेखा किस तरह से भारत और चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है।
डुरंड रेखा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वहीं अगर दोस्तों पूछे जीरो लाइन आपको भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। तथा अगर दोस्तों पूछ सकता है 24 डिग्री रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। जो दोस्तों यह ग्रीनविच समय इस रेखा से आपको 5.5 घंटा आगे है। देखिए दोस्तों आपको उसके बाद दोस्तों देखते हैं कर्क रेखा ने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस हो जाता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगर दोस्तों पूछे 82.5 डिग्री जो रेखा है भारत के कितने राज्य यानी 5 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्य हो जाएगा? आपको जगह उत्तर प्रदेश, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन हो जाएगा आपको? छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा आपको उड़ीसा, उसके बाद कौन हो जाएगा आपको? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपको ट्रिक याद रखना है, ये भी पूछ सकता है या कर्क रेखा पर 8 राज्य जो उसको भी पूछ सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आइए आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों देखेंगे भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश की रेखा है। इसको दोस्तों ट्रिक से याद रखें, गेट याद रखें। गेट से आपको गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये दोस्तों आपको तटरेखा साझा करने वाले राज्य हैं। देखें दोस्तों आपको भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी भारत माने पश्चिमी क्षेत्र से आपको भारत की रेखा हो गया, जिसमें पश्चिम से आपको 5 और पूर्व से आपको 4 राज्य सीमा देखते हैं समुद्र से लगी हुई है। दोस्तों देखेंगे आपको त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रमुख दार्रा को देखते हैं। दार्रा से दोस्तों एक क्वेश्चन रहने की संभावना है। इसको तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सही से, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पहला देखेंगे हम लोग का कि काराकोरम दार्रा कहाँ हो जाए आपको? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दार्रा जम्मू कश्मीर। इसको फिर से देखें, काराकोरम जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दार्रा जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों आप लोग जम्मू कश्मीर से 4 दार्रा हो गया। ठीक, आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला दार्रा दे रहा है कि जो जिला दार्रा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख। जो जिला हो जाएगा लद्दाख। सिपकिल्ला दार्रा हिमाचल प्रदेश, सिपकिल्ला दार्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दार्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दार्रा हिमाचल प्रदेश। बारालापचा दार्रा हिमाचल प्रदेश, बारालापचा दार्रा हिमाचल प्रदेश। लेपुलेख दार्रा उत्तराखंड, लेपुलेख दार्रा उत्तराखंड, लेपुलेख दार्रा उत्तराखंड। माना दार्रा उत्तराखंड, माना उत्तराखंड। नीति उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड। नीति दार्रा दोस्तों जो आपको कहाँ? उत्तराखंड। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आपको नाथुला दार्रा कहाँ हो जाएगा? सिक्किम। नाथुला और जयलुपला दोस्तों आपको दोनों सिक्किम में दार्रा है। ठीक है, नाथुला और जयलुपला कहाँ हो जाएगा? सिक्किम। नाथुला और जयलुपला सिक्किम। बोमडिल्ला, यांगयाप और दीपू दार्रा कहाँ हो जाएगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला, यांगयाप, दीपू दार्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिल्ला, यांगयाप, दीपू दार्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दार्रा मणिपुर, तुजू कहाँ? मणिपुर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आपको हो जाएगा क्या? थालघाट मुंबई से नासिक, थालघाट दार्रा मुंबई से नासिक, थालघाट दार्रा मुंबई से नासिक। भोरघाट दार्रा आपको मुंबई से पुणे, थालघाट भोरघाट दार्रा आपको मुंबई से पुणे। यहाँ पालघाट दार्रा हो जाएगा केरल से तमिलनाडु, पालघाट दार्रा आपको केरल से तमिलनाडु। इसको दोस्तों आप लोग 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, दार्रा याद हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा चैप्टर दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे। इसमें दोस्तों भारत के भौतिक विभाजन के हिसाब से कितने भागों में? तो 6 भागों में बांटा गया। पहला कौन? उत्तर के पर्वत उत्तर के पर्वत। दूसरा उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा हो जाएगा भारतीय मरुस्थल, भारतीय हो जाएगा मरुस्थल। पाँचवा हो जाएगा आपको तटीय मैदान, पाँचवा क्या हो जाएगा? तटीय मैदान। तो छठा हो जाएगा आपको द्वीप समूह, छठा कौन हो जाएगा आपको? द्वीप समूह। देखेंगे दोस्तों आपको उत्तर के पर्वत को इसे 4 भागों 4 प्रकार में 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखेंगे पहला हो जाएगा आपको ट्रांस हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय को भी 4 श्रेणी आता है। कौन कौन हो जाएगा आपको? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन कौन हो जाएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखें काराकोरम श्रेणी से यानी इसको दोस्तों KLJP याद कर सकते हैं, KLJP इसको दोस्तों याद करने का ट्रिक होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा भाग देखते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में दोस्तों आपको इसका पढ़ लेंगे। इस दोस्तों आपको ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी की सबसे
ऊंची चोटी यानी गार्डविन आइसलैंड K2 है, यह कंटिन्यूएशन है दोस्तों। यह चोटी आपको पीओके में स्थित है। इसके चार प्रमुख ग्लेशियर है। कौन कौन हो जाएगा? सियाचिन, बियाफो, वोल्टेरा, हिस्पर। सियाचिन, वोल्टेरा, बियाफो और हिस्पर, ये दोस्तों आप लोग याद रखिए, ठीक है। उसके बाद देखें आपको लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में आपको सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है दोस्तों आपको लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर ही निकलती है। देखें दोस्तों आपको जास्कर श्रेणी को लद्दाख से अलग करती है। जास्कर श्रेणी दोस्तों लद्दाख से अलग करती है। कैलाश श्रेणी देखेंगे दोस्तों, यह श्रेणी आपको तिब्बत में स्थित है, ठीक। उसके बाद दूसरा देखेंगे यानी हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहत हिमालय। दोस्तों यह हिमालय की सबसे कौन है आपको ऊंची श्रेणी है। इसको दोस्तों बृहत हिमालय या लघु हिमालय यानी बृहत हिमालय या लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है, ठीक। यहाँ दोस्तों दोनों के बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। ये तो दोस्तों हम कल के वीडियो डिस्कशन जो कराए थे उसमें भी आपको बताए थे। उसके बाद दोस्तों देखें हम लोग यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, यह विश्व की और हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है। यानी दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है आपको विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दोस्तों माउंट एवरेस्ट की लंबाई पूछे तो 8848 यानी 8848 आपको 86 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है, मीटर होता है। वहीं देखें दोस्तों आपको कंचनजंगा, दोस्त माउंट एवरेस्ट के दोस्तों और नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। और चीन में दोस्तों इसको चेमालुग्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों आपको देखेंगे दूसरा कंचनजंगा दोस्तों आपको भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दोस्तों आपको कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में स्थित है, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी लंबाई की अगर बात करें तो कंचनजंगा की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपको 8598 किलोमीटर है, ठीक है। 8598 मीटर में दोस्तों यानी मीटर हो जाएगा लगभग दोस्तों, आपको इतना ऊंचा है, ठीक। वही देखें दोस्तों के बाद नंदा देवी, कामेत पर्वत, आदि कैलाश पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नामचा बरवा आदि पर्वत भी दोस्तों आपको बृहत हिमालय का ही भाग है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें दूसरा मन ऑप्शन इसका भाग 4 यानी सी देखेंगे। कह रहा है कि हिमाचल श्रेणियाँ लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में दोस्तों आपको पीर पजान, धौलाधार, मसूरी, नगटिब्बा एवं महाभारत आदि श्रेणियाँ स्थित है। उसके बाद दोस्तों चौथा यानी शिवालिक या निम्न या बाह्य हिमालय। दोस्तों यह हिमालय का नवीनतम भाग है। लघु एवं शिवालिक के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे में काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते, जैसे हो जाएगा आपको देहरादून एवं हरिद्वार हो जाएगा। उसके बाद देखें शिवालिक के निचले भाग के उत्तराई कहते हैं। यानी शिवालिक श्रेणी के जो निचले भाग उसको क्या कहते हैं हम लोग? तलवाई कहते हैं। जैसे अगर अपने बिहार में दोस्तों लेंगे तो बिहार में जितना भी आपको ये हो जाएगा, आपको बिहार का नक्शा हो जाएगा समझिए। तो बिहार में दोस्तों देखेंगे ये जो पश्चिम चंपारण से लेकर ये हो जाएगा आपको किशनगंज तक के बीच के ऊपर जो नेपाल से सटा हुआ निचले इलाके उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तरी मैदान देखते हैं, दूसरा पॉइंट, ठीक है। उत्तरी मैदान में दोस्तों कह रहा है कि इनका निर्माण दोस्तों नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से हुआ है। यह कितने 4 प्रकार के होते हैं? कौन कौन है? भावर, खादर, तराई, बांगर यानी भात खाबो। इसका दोस्तों ट्रिक हो जाएगा याद करने का। आइए अगला देख पॉइंट नंबर दोस्तों 3 देखें। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों इसका आकार त्रिभुजाकार है। यह 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। उसके बाद देखें अरावली पर्वत। यह दोस्तों आपको सबसे पुरानी चट्टानों से बनी श्रेणी है, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यह दोस्तों आपको बलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत है। इस पहाड़ी की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत पर स्थित गुरु शिखर है। उसके बाद देखेंगे वो विंध्य पर्वत आपको यह भ्रंश पर्वत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको कालूमार या सद्भावना शिखर है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखे लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो सद्भावना शिखर कहते हैं। उसके एक उपनाम चोटी दोस्तों आपको कालूमार भी है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं सतपुरा देखते हैं। सतपुरा रेंज यानी सतपुरा पहाड़, यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना भ्रंश पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, याद रखना है इसको। यानी सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी आपको धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ये भी दोस्तों आपको पूछ सकता है, यानी ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुरा के पूर्व रेंज से होता है, ठीक है। उसके बाद देखें आपको पश्चिमी घाट पर्वत को दोस्तों हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से गोवा से गुजरती है। सह्याद्री को दोस्तों दो भागों में विभाजित करते हैं, पहले उत्तरी सह्याद्री और कौन हो जाएगा दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री में देखेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको कलसूबाई है, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, और महाबलेश्वर श्रेणी महाबलेश्वर इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों देखेंगे वहीं दक्षिणी सह्याद्री इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको कुद्रेमुख है। दोस्तों आपको यह पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर नीलगिरी को पहाड़ी स्थित है। यानी यहाँ देखेंगे साइड से पूर्वी घाट और एक घाट से आपको पश्चिमी घाट, यहीं पर दोस्तों आपको कौन हो जाएगा, आपको नीलगिरी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो डोडा बेटा हो जाएगा, यहाँ पर दिया है नीचे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको नीलगिरी पहाड़ी यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, आपको डोडा बेटा हो जाएगा। यह तमिलनाडु की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर देखें दोस्तों आपको साइलेंट वैली यानी साइलेंट वैली, यह जैव विविधता सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित सदाबहार यानी साइलेंट वैली आपको केरल में स्थित है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अन्नामलाई पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, अनाईमुडी हो जाएगी। ठीक है, यह दोस्तों आपको पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी अनाईमुडी दोस्तों जो है आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि इलायची की पहाड़ी, दोस्तों यह इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे कौन है दक्षिणी पहाड़ी है। इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दोस्त आपको दक्षिणी पहाड़ी है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सा हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको इसको याद रखना है, इलायची की पहाड़ी हो जाएगी। देखिए उसके बाद मालवा का पठार, मालवा का पठार दोस्तों आपको इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इस पठार पर आपको काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों आपको मालवा का पठार आपको विंध्य एवं अरावली पर्वत के मध्य में स्थित है। यानी किसके किसके बीच स्थित है, तो विंध्य पर्वत एवं अरावली पर्वत के मध्य में स्थित है। दोस्तों इसको बुंदेलखंड का पठार एवं बघेलखंड का पठार स्थित है इसमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी छोटा नागपुर का पठार देखते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर पठार दोस्तों कह रहा है कि यह पठार खनिजों एवं सबसे समृद्ध पठार है। यहाँ कोयले की अधिकता होने के कारण दोस्तों इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, विश्व का रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है, जर्मनी को कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, भारत का अगर पूछे भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। देखेंगे उसके बाद उसका दक्कन का पठार, दोस्तों इसका निर्माण आपको लावा से हुआ है। यह नर्मदा नदी मालवा के पठार और ढक्कन के पठार को अलग करती है। आइए आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पठार हम लोग का शिलोंग का पठार हो जाएगा। शिलोंग का पठार आपको देखेंगे यानी दक्षिण भारत के पठार का भाग है। यह दोस्तों आपको मेघालय के पठार के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों मेघालय में 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, गारो, खासी, जैंतिया। देखिए दोस्तों, जिसमें सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपको मानसीराम यानी खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। पूछ सकता है दोस्तों हम लोग से मानसीराम जो है जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है वो किस पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आराम से ट्रिक याद रखेंगे, यहाँ गारो हो जाएगा, यहाँ खासी हो जाएगा, गारो खासी, और यहाँ हो जाएगा वो जयंतिया। तो पक्का जो है कि भारत यही मानसून जो आएगा इसमें से यहाँ टकरा कर बारिश करता है, कौन हो जाएगा नहीं, गारो खासी। तो इसे याद रखना ट्रिक है दोस्तों, आपको खांसी हो जाएगा। आइए दोस्तों हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से कुछ देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे आपको पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। दोस्तों पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों पंजाब हिमालय जो इसका विस्तार दोस्तों इसके बीच स्थित है, सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में बहता है। इसको दोस्तों हिमालय कैसे हम लोग आराम से ट्रिक याद करें, एक पंजाब हिमालय इसको मान लेंगे दोस्तों, यानी पंजाब हिमालय। उसके बाद हो जाएगा आपको कुमाई हिमालय, उसका नेपाल हिमालय, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपको असम हिमालय। ठीक, इस तरह बांट लेंगे इसको दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, सिंधु नदी। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपको सतलज नदी, उसके बाद हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा ये काली नदी, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपको तीस्ता नदी, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपको यह दिहांग नदी। ठीक है, देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इस हिसाब से याद कर लेंगे। पूछते पहला करेंगे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय आपको हो जाएगा, या कश्मीर हिमालय भी इसी को कहते हैं। ठीक, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय सिंधु नदी एवं सतलज नदी के मध्य बहती है। उसके बाद देखेंगे आपको कुमाई हिमालय, यानी ये हो जाएगा कुमाई हिमालय आपको सतलज एवं काली नदी के बीच बहती है। उसके बाद दोस्तों नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय को काली और तीस्ता नदी के बीच बहती है। तथा असम हिमालय आपको तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य में है। ठीक, इस तरह याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारतीय मरुस्थल के बारे में देखते हैं। मरुस्थल देखेंगे आपको भारतीय यानी ठंडा मरुस्थल कौन हो जाएगा, आपको लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपको गर्म मरुस्थल कौन हो जाएगा, यानी थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल आपको अरावली पर्वत के
पश्चिम में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच भी दोस्तों सीमा स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक तटीय मैदान देखते हैं। तटीय मैदान को देखेंगे तो कौन कौन हो जाएगा तटीय मैदान में, यानी तट के नाम और तट के नाम, यहाँ तट के नाम दिया, यानी तट यानी गुजरात का तट यानी कठियावाड़। ठीक, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र और गोवा कोंकण तट, कर्नाटक में आपको कन्नड़ हो जाएगा। ठीक, केरल में हो जाएगा आपको मालाबार तट स्थित जाएगा, तमिलनाडु में आपको कोरोमंडल तट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार का तट, उड़ीसा में आपको उत्कल तट और पश्चिम बंगाल आपको बैगा तट स्थित है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा पॉइंट अगर इसको ले लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला नदी का जो है प्रमुख देख लेते हैं कैसे। उसके बाद देखेंगे आपको द्वीप समूह से घिरे हुए चारों ओर जल। ठीक है, यहाँ देखेंगे आपको द्वीप समूह। द्वीप समूह दोस्तों आपको चारों ओर जल से घिरे हुए जमीन के भूभाग को ही क्या कहते हैं हम लोग, द्वीप समूह कहते हैं। तथा उसके बाद अंडमान एवं निकोबार देखेंगे दोस्तों। अंडमान निकोबार यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें कुल आपको 572 द्वीप स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों आपको अराकान योमा पर्वत से हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको सेंडल पीक है। ठीक है, इसको याद रखिए, सेंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रमुख जल अंतराल देखते हैं। ठीक, जल अंतराल मतलब कौन सी डिग्री कितने का बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपको 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल आपको मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल आपको कावरती या मिनिकॉय के मध्य में है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आपको 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो आपको लिटिल अंडमान व कार निकोबार के इस मध्य में स्थित है। उसके बाद देखेंगे आपको ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल आपको दोस्तों सुमित्रा एवं इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य में स्थित है। उसके बाद देखेंगे आपको पाक चैनल, पाक स्टेट होगा आपको तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों देखें ढक्कन पास, ढक्कन पास आपको दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के या लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। उसके बाद देखेंगे आपको कोको स्टेट आपको जगह कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इसको आप लोग एक आध बार याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह दोस्तों यह प्रवाल भित्ति या मूंगा जीव से यानी कोरल रीफ द्वारा निर्मित है। इसमें कुल आपको 36 द्वीप आता है, लेकिन केवल इस पर 11 द्वीपों पर ही आपको आबादी रहती है। यह जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दोस्तों पूछे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा, आपको दिल्ली हो जाएगा। ठीक, वहीं देखें आपको लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी कौन हो जाएगा, कावारत्ती हो जाएगी। ठीक, तो इसके बाद देखिए यहाँ की भाषा जो क्या है मलयालम यानी माहे भाषा हो जाएगी। उसकी प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन हो जाएगी दोस्तों लक्षद्वीप की, कोया, आमीदवी, मेलाचेरी आदि प्रमुख इसकी जनजातियाँ याद रखिएगा। को पूछ सकता है नहीं कोया जनजाति किस कहाँ पर निवास करते तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की प्रमुख जनजाति है, लक्षद्वीप निवास करेगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत की नदियाँ। ठीक, और इसकी विशेषता मुहाना भी सब कुछ देख लेते हैं कैसे हैं, यहाँ जो में से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखेंगे सिंधु नदी दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, नहीं तिब्बत के बक्सुर यानी देखें कहाँ जाती है सिंधु नदी, देखेंगे तो तिब्बत के बोखरचू हिमंद यानी मानसरोवर झील से निकलती है। मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में बनाती है। ठीक है, अगर इसकी विशेषता देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष इसकी सहायक नदी यानी किसकी विशेषता मैंने इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी हो जाएगी। आइए उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन, झेलम नदी। झेलम नदी हो जाएगा उद्गम स्थल यानी बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है तथा मुहाना का चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी विशेषता दोस्तों इस नदी को वेदों में हम लोग वितास्ता कहा गया है। इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगा, किशन गंगा नदी हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं करा कि चिनाब नदी। चिनाब नदी दोस्तों आपको चंद्र तथा भागा दोनों नदियों के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम हुआ है। इसके बाद दोस्तों मुहाना कहाँ बनाती है, तो सिंधु नदी में बनाती है। इसकी विशेषता है दोस्तों इस नदी को वेदों में अष्टनी कहा गया है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे हम लोग रावी नदी। रावी नदी आपको रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मुहाना बनाती है आपको चिनाब नदी में। विशेषता है दोस्तों इस नदी की वेदों में परोशनी या इरावती कहा गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग ब्यास नदी यानी ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है यानी हिमाचल प्रदेश। और मुहाना बनाता है हरिके बैराज के समीप आपको सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी विशेषता है इस नदी को वेदों में विपाशा कहा गया है। इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगा, वानगंगा हो जाएगी, वानगंगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग सतलज नदी। सतलज नदी आपको राकसताल यानी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसके बाद यह दोस्तों सिंधु नदी ने पाकिस्तान में जाकर आपको मिल जाती है। इस नदी की दोस्तों हम लोग वेदों में सतुद्री कहा गया है तथा सतलज नदी भारत में शिवकिला दृश्य होकर प्रवेश करती है। उसके बाद देखेंगे कौन, गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों आपको
गंगोत्री के पास ने गोमुख हिमानी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। देखेंगे दोस्तों आपको गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन इत्यादि भी, जैसे अजय, किऊल, फल्गु बिहार में नदियाँ है जो गंगा में जाकर मिलती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपको यमुना, यमुना की दोस्तों उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद यानी हिमालय से होता है। उसके बाद देखेंगे आपको कौन मुहाना कहाँ बनाती है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। देखें दोस्तों गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन हो जाएगी, आपको हो जाएगी यमुना, ठीक है। तथा इसकी सहायक नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा नदी है। उसके बाद देखेंगे आपको लास्ट कौन हो जाएगा, चंबल नदी जनपाऊ पहाड़ी से निकलती है तथा यमुना में आकर मुहाना बनाती है। दोस्तों देखेंगे आपको यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगी, चंबल हो जाएगी, ठीक है। यानी यमुना की सबसे सहायक लंबी नदी कौन हो जाएगी, चंबल हो जाएगी, जो देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है तथा सहायक नदी हो जाएगा पार्वती, क्षिप्रा, बनास आदि। दोस्तों आपको किसके चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। आइए उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला नदी देखेंगे कौन हो जाएगा, आपको ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का दोस्तों कहाँ से निकलते हैं, मानसरोवर झील के निकट आंशिक ग्लेशियर हिमानी से निकलती है तथा दोस्तों इसे यह बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। तथा दोस्तों देखेंगे यह नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। यह अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है। यहाँ दोस्तों आप लोग याद रखिएगा मांजुली द्वीप किस नदी से बनती है, तो आपको याद हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ बनती है दोस्तों, आपको असम में बनती है। तथा दोस्तों अगर वहीं पूछ दे जो विश्व की क्या है, आपको सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तथा अगर पूछे सबसे छोटा नदी द्वीप भी दोस्तों आपको ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है और कहाँ यानी असम में ही बनाती है और उसका नाम है दोस्तों उमानंदा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नर्मदा नदी आपको दोस्तों कहाँ, अमरकंटक मध्य प्रदेश में से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है, यानी वहीं पर आपको गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों यह नदी विंध्य व सतपुरा के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और यह अरब सागर में मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपको ताप्ती नदी दोस्तों आपको ताप्ती नदी जो आपको मुल्ताई यानी मध्य प्रदेश से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। यह नदी आपको सतपुरा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है तथा गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। उसके बाद देखेंगे आपको महानदी दोस्तों आपको अमरकंटक श्रेणी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है तथा इस नदी के दोस्तों हम लोग उड़ीसा का शोक कहते हैं तथा इसकी सहायक नदी शिवनाथ, अरपा, जोंक, तेल, ब्राह्मणी तथा बैतरनी नदी आदि है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखें आपको माही नदी आपको विंध्य पर्वत से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में आकर मुहाना बनाती है। यह नदी आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट नदी होगी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपको लोनी नदी आपको नागा पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में आपको विलीन हो जाती है। उसके बाद देखेंगे आपको साबरमती आपको डेबर जयसंध झील से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में आपको मुहाना बनाती है। उसके बाद देखेंगे आपको कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में आकर मुहाना बना लेती है। इसलिए कृष्णा नदी के कुछ प्रमुख तिथि देख लेते हैं नदियाँ। अन्य दोस्तों देखेंगे आपको इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, मुस्सी हो जाएगा, कोयना हो जाएगा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा आदि दोस्तों इसकी सहायक नदी है। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपको गोदावरी नदी आपको त्र्यंबक श्रेणी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में आकर मुहाना बनाती है। इसके भी दोस्तों आप लोग विशेषता देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे यह बड़ी व लंबी नदी है। इसका नाम दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं इसको, या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि कावेरी नदी दोस्तों जो है आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मुहाना बनाती है। इसको दोस्तों धार्मिक आधार पर इसे दक्षिण की गंगा यानी याद रखिएगा दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी दोस्तों आपको वर्षा भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी यानी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। यहाँ दोस्तों आप लोग याद रखने वाली बात है कि अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा कौन हो जाएगी दोस्तों, यानी हो जाएगा आपको इसको कहते हैं कावेरी को कहते हैं, ठीक है। अगर वहीं पूछे दोस्तों दक्षिण की गंगा हो जाएगा आपको गोदावरी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि दामोदर नदी आपको छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा हुगली नदी में आकर आपको विलीन होता है। हुगली की ये दोस्तों एकमात्र सहायक नदी है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपको क्या नदियों का समागम स्थल को हम लोग लेते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट लेते हैं दोस्तों हम लोग नदियों का समागम स्थल में देखेंगे आपको
धौली गंगा और अलकनंदा का संगम को मिलकर क्या बनता है, आपको विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद देखेंगे अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थल क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। तथा उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी का संगम को क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पूछ सकता है, क्योंकि गंगा नदी से संबंधित है। यानी फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी नदियाँ कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में। उसके बाद देखें अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है, आपको रुद्र प्रयाग में। उसके बाद देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, आपको देव प्रयाग में। इसमें तो दोस्तों आपको दो चार याद हो जाएगा, जैसे यहाँ देखेंगे आपको अलकनंदा और नंदाकिनी नदी को पूछ देते कहाँ हो जाएगा, नंद प्रयाग, क्योंकि यहाँ नंदाकिनी दिख रहा है तो नंद प्रयाग हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आपको पिंडार नदी यानी हो जाएगा कर्ण प्रयाग, क्योंकि कर्ण ने दोस्तों आपको पिंड पड़ा था कहाँ, यानी पिंडार नदी हो जाएगा। यहाँ देखें आपको अलकनंदा और मंदाकिनी तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा आपको देव प्रयाग में, इसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग भारत की प्रमुख झीलें, और आज के दोस्तों झील के बाद ही समाप्त करेंगे आज का टॉपिक, ठीक है। तो देखें दोस्तों, भारत की प्रमुख झील यानी झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। इसको याद रखें दोस्तों, क्योंकि पूछ सकता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। जैसे मिट्टी का अध्ययन को दोस्तों हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, उसी तरह इसका भी निम्नोलॉजी कहेंगे। चाहे चट्टान का दिया को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। देखेंगे आप लोग भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगी। ये दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यानी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो कौन हो जाएगा, आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है, जो रिहंद नदी पर बनाया गया, जो कहाँ बनाया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद रिहंद नदी दोस्तों आपको सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक। उसके बाद देखेंगे आपको लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर, यानी पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, ठीक है। इस झील में दोस्तों, इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आइए उसके बाद राज्य और झील को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो आपको कौन कौन सा झील हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपको डल झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील तथा नागिन झील। ये सब कहाँ हो जाएगा, आपको जम्मू कश्मीर में। इसको दो चार बार आप लोग रिपीट कर लीजिए। आइए मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करिए। जैसे जम्मू कश्मीर आपको डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। आइए नेक्स्ट राज्य देखते हैं। आइए उत्तराखंड में देखते हैं, इसमें कौन कौन सा झील हो जाएगा। तो उत्तराखंड में आपको सातताल झील उत्तराखंड, राक्षसताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, खुरपताल झील उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से दोस्तों इसका रिपीट कर लेते हैं हम, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन कौन हो जाएगा आपको, सप्तताल झील उत्तराखंड, राक्षसताल झील उत्तराखंड, मलाताल झील उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, खुरपत ताल झील उत्तराखंड। ये दोस्तों आपको कौन हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग राजस्थान के झील प्रमुख कौन कौन हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों देखेंगे तो हुआ जाएगा आपको सांबर झील उत्तराखंड राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, लुनकसार झील राजस्थान, देवर या जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान। फिर से देखिए, सांबर झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला तार झील राजस्थान, लुनकसार झील राजस्थान, देवर या जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान। आइए मणिपुर में देखेंगे तो आपको कौन हो जाएगा, मात्र लोकटक झील है, जो तैरता हुआ इसको झील भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग तेलंगाना। तेलंगाना में कौन 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 झील हो जाएगा, नहीं, हुसैन सागर झील तेलंगाना, हुसैन सागर झील आपको तेलंगाना हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में कोलोरी झील, उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील, महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में कौन हो जाएगा, लोनार झील, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में हो जाएगा पुलकट झील हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल में दोस्तों देखेंगे कौन हो जाएगा, केरल में हो जाएगा आपका 3 झील, पेम्बनाड झील केरल, अष्टमुंडी झील केरल, पेरियार झील केरल हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात भी देख लेते हैं। यानी देखेंगे आपको कुचकल जलप्रपात कहाँ स्थित है, ब्राही नदी पर बनती है, कर्नाटक में स्थित है। कुचकल जलप्रपात ब्राही नदी कर्नाटक। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा, दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा।
जोग या गुरसुप्पा जलप्रपात, जोग गुरसुप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक। येना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। येना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात घाटपर्बा नदी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात घाटपर्बा नदी कर्नाटक। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, आइए उसके बाद देखते हैं। शिव समुद्रम तो हो गया, उसके बाद देखते हैं गोकक, शिव समुद्रम, कर्नाटक, नीलगिरी, कहाँ तक हो गया था हम लोग, नीलगिरी क्षेत्र हो गया था। चुलिया जलप्रपात देखते हैं। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी झारखंड। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी झारखंड हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। अमृतधारा जलप्रपात हंसदेव नदी छत्तीसगढ़। अमृत जलधार जलप्रपात हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस तरह दोस्तों हम लोग का जलप्रपात यहाँ से क्लियर हुआ। आइए उसके बाद देखते हैं भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र, बाद में देखेंगे। कृषि अनुसंधान को भी देख ही लेते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कहाँ स्थित है, जैसे पूछे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, कटक हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, आपको कटक में हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, यहाँ दोस्तों याद रखिए प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र हो जाएगा आपको लखनऊ में हो जाएगा, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र हो जाएगा आपको लखनऊ में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे आपको केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हो जाएगा शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान हो जाएगा शिमला। केंद्रीय चाय अनुसंधान हो जाएगा आपको जोरहट असम। केंद्रीय चाय अनुसंधान हो जाएगा जोरहट असम हो जाएगा। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र हो जाएगा चिकमंगलुरु हो जाएगा। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान चिकमंगलुरु। भारतीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। भारतीय रबर अनुसंधान कोट्टायम। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र हो जाएगा मैसूर हो जाएगा। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपको, बैरकपुर हो जाएगा। केंद्रीय जूट अनुसंधान कहाँ हो जाएगा आपको, बैरकपुर में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपको तंबाकू केंद्रीय अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, यानी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान हो जाएगा राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान हो जाएगा आपको राजमुंदरी। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर हो जाएगा। उसके बाद भारतीय तिलहन अनुसंधान कहाँ हो जाएगा आपको, हैदराबाद हो जाएगा। भारतीय तिलहन कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बंगलुरु। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुन्ना। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पुन्ना हो जाएगा। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोग का 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ। चौथा चैप्टर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या देखेंगे, भारत की कृषि देखेंगे। उसके बाद 4 चैप्टर और निपटाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी कर वीडियो लाइक करने में, तो वीडियो को लाइक भी करिए।